हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीवाई फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज से इस लेक्चर से हम अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर फिज़िक्स में ऑप्टिक्स उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि अपने यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से इसका सिलेबस क्या है। अपने यूनिट सिस्टम के हिसाब से आप जानते हैं कि अपने फिज़िक्स में 4 यूनिट होती हैं और 4 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट है आपकी इंटरफेरेंस व्यतिकरण, सेकंड यूनिट है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, थर्ड यूनिट है पोलराइजेशन प्रकाश का ध्रुवण और फोर्थ यूनिट है लेज़र लाइट एमिटिंग बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी प्रकाश के या विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। और उसके साथ में जो आपके होलोग्राम और ऑप्टिकल फाइबर है तंतु प्रकाशिकी, उसका भी उल्लेख किया गया है, वो भी वर्णित है। ठीक है, तो ये आपका एक सिलेबस है जिसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एक पेपर के एनालिसिस के बारे में बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर अपने 5 क्वेश्चन वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसमें प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और जो पेपर ऑफ जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिसमें यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आज। और यूनिट फर्स्ट का नाम है इंटरफेरेंस यानी प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में आपने अपने जो पूर्व की कक्षाएं हैं, आपकी जो 11th-12th वाला पार्ट है, वहाँ पर भी आपने इसके बारे में स्टडी की होगी, अध्ययन किया होगा। और यदि नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल डिटेल से बेसिक से एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यदि प्रकाश की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, तो 1678 में इन 1678 क्रिश्चियन हाइगन ये एक फिजिसिस्ट हुए हैं, हाइगन। तो हाइगन ने एक प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट का वेव थ्योरी रिप्रेजेंट की, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। हालांकि इससे पहले न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अनुसार प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। हालांकि उससे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या तो कर पाए वो, लेकिन प्रकाश के विवर्तन को नहीं समझा पाए। तो उसके बाद में फिर अपने क्रिश्चियन हाइगन भाई साहब आते हैं और इन्होंने 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? आप ऐसे लिखेंगे कि 1678 में क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इस लाइन को लिख लेना। इससे पूर्व ऐसे लिखेंगे, इससे पूर्व न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में गति करता है, परंतु इसके माध्यम से प्रकाश के विवर्तन को समझाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। फिर आप लिखेंगे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। और जब हाइगन ने ये बात कही कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया तरंगाग्र का, वेव फ्रंट का। ये तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये देखते हैं कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, जिसके अनुसार कहते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, तरंगाग्र के रूप में गति करता है, और जो इसके माध्यम से, इस तरंग वाले कंसेप्ट के माध्यम से यदि प्रकाश को तरंग के रूप में मान लिया जाए तो प्रकाश के जो व्यतिकरण है या विवर्तन है उसकी व्याख्या हो जाती है। ठीक है, और जिसमें अपन ये जानते हैं जो वर्तमान स्थिति है
हालांकि इस पॉइंट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, भी एक बार इसको छोड़ रहा हूँ। वर्तमान स्थिति, क्योंकि ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिखने के बाद आप फिर से लिखेंगे कि वर्तमान में हम जानते हैं कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। तो ये अनुप्रस्थ वाला कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि हाइगन ये कहते हैं कि जिस प्रकार माध्यम में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गतिशील होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पर ये पता चल चुका था कि साउंड वेव का जो नेचर है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है, अनुदैर्घ्य है। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया, ये कथन दिया कि जिस प्रकार माध्यम में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरण करती हैं, उसी प्रकार एक काल्पनिक प्रकाशवाही ईथर माध्यम में प्रकाश तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गति करती हैं। तो इस पॉइंट का बाद में जब खंडन किया गया, मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हुए एक उन दोनों की लंबवत दिशा के अंदर विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ते हैं। यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो आप इसमें लिखेंगे कि हाइगन के अनुसार जिस प्रकार माध्यम में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरण करती हैं, ठीक उसी प्रकार एक काल्पनिक प्रकाशवाही ईथर माध्यम में प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरण करता है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखनी है कि उसके बाद मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है एवं मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश गति करता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात की जाए तो बाद में मैक्सवेल के बाद में एक प्रयोग हुआ, माइकलसन मोर्ले प्रयोग। उस माइकलसन मोर्ले प्रयोग के अंदर जो ईथर वाला कंसेप्ट लिया था हाइगन ने, उसको नकार दिया गया, वो फेल हो गया। ठीक है, तो माइकलसन मोर्ले प्रयोग, ये आपके मार्कोनी का प्रयोग और एक जगदीश चंद्र बोस ने भी प्रयोग किया था। इन प्रयोगों के माध्यम से पुष्टि हो गई कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ है। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं, तो यहाँ से पार्ट बनता है तरंगाग्र के बारे में कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो हम वेव फ्रंट के बारे में पढ़ते हैं। वेव फ्रंट, तरंगाग्र क्या है? हाइगन ने बताया कि जब प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, तो हालांकि ये किसके रूप में गति करता है? तरंगाग्र के रूप में आगे संचरण होता है। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र माध्यम में ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, लोकस होता है, जो समान कला में कंपन करते हैं। यानी ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु आपको चुनने हैं जो सबके सब समान कला में कंपन कर रहे हैं, सेम फेज के अंदर वाइब्रेशन कर रहे हैं। उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ यानी लोकस तरंगाग्र के रूप में या तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, यानी एक डेफिनेशन तो ये हो गई, माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले, एक तो वर्ड है समान कला और दूसरा वर्ड है बिंदुओं का बिंदुपथ। ये कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। ये माध्यम में ऐसा पृष्ठ होता है, फिर से सुनिएगा, ये माध्यम में ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर सभी बिंदु समान कला में कंपन करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु समान कला में विद्यमान रहते हैं। अब स्रोत की प्रकृति कैसी है? स्रोत की प्रकृति,
नेचर, सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स, स्रोत की प्रकृति के आधार पर यह निम्न प्रकार का या निम्न प्रकार के होते हैं। जिसमें से फर्स्ट है गोलीय तरंगाग्र, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र कब बनता है? जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट है, टिप है, ठीक है, एक पॉइंट है, वो यदि प्रकाश स्रोत है, इसका मतलब उस पॉइंट से निकलने वाली जो लाइट होगी, उस जो प्रकाश फैलेगा वो तरंग के रूप में सभी संभव दिशाओं में जाएगा। और जब सभी संभव दिशाओं में जाएगा तो किसी भी टाइम पर जब आप एक ऐसा एक पृष्ठ बनाएंगे जिस पृष्ठ के ऊपर सभी बिंदु समान कला में हों, तो वो जो बिंदुपथ होगा, वो पृष्ठ होगा, वो होगा गोलाकार। ठीक है, इसका मतलब गोलीय तरंगाग्र किसके कारण उत्पन्न होता है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण। तो आप इसमें लिखेंगे जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत यानी पॉइंट सोर्स जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो किसी समय बिंदुओं का बिंदुपथ बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं वह गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय। तो प्रकाश स्रोत यदि बिंदुवत है तो किसी समय बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं वो बिंदुपथ या लोकस या पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। इसलिए यहाँ पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत की स्थिति में जो तरंगाग्र का निर्माण होगा वो कैसा होगा? गोलीय होगा। अब हम इसको आप नोट करो, हम भी इसकी संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले जो इसमें बनेगा वो गोलीय तरंगाग्र की शेप बनानी है अपने को। और गोलीय तरंगाग्र की शेप बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पॉइंट सोर्स काम में लेना है। जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए एस। सोर्स का मतलब यहाँ सोर्स से जो वर्ड लिया जाता है वो एस लिया जाता है। अब इससे जो लाइट निकलेगी वो किस प्रकार से फैलेगी? वो सभी संभव दिशाओं में फैलेगी। तो किसी समय पर यदि आप बिंदुपथ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? गोलाकार बनेगा। तो प्रकाश के संचरण की दिशा तो क्या हो जाएगी? ये प्रकाश के संचरण की दिशा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे होंगे जिनका बिंदुपथ लिया गया है और वो जो बिंदुपथ खींचा गया है वो क्या है? वो एक गोलाकार बनेगा। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम पर टी है ये तरंगाग्र, किसी टाइम t1 पर मान लीजिए आप, तो ये गोलीय तरंगाग्र है। स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये जो एरो यहाँ पर बना रखे हैं ये है प्रकाश के संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण लिख सकते हो आप।
इसका प्रकाश के संचरण की दिशा लिख सकते हो, या डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है बिंदुवत स्रोत। ये बिंदुवत स्रोत है। ऐसे लगातार ये फैलता जाता है तो दूसरा गोला बन जाएगा, बाहर बड़ी रेडियस का बन जाएगा गोला, वो किसी टाइम t2 पर आ जाएगा। तो इसमें तो आपने मेंशन कर लिया। अब आप 2 नंबर लगाओगे और लिखोगे बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, सेम इसी के प्रकार से डेफिनेशन बना के लिख लेना आप। देखो, बेलनाकार तरंगाग्र तब बनता है जब आपका प्रकाश स्रोत कैसा हो, स्लिट के रूप में हो, एक रेखा छिद्र के रूप में हो। जैसे इस प्रकार का एक रेखा छिद्र है। अब इस रेखा छिद्र से जो लाइट निकलेगी, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर मान लीजिए आप, ये एक वायर के रूप में मान लीजिए कि एक रेखा छिद्र के रूप में, एक संकीर्ण स्लिट के रूप में एक आपका प्रकाश स्रोत है। अब इससे जो लाइट निकलेगी वो इस प्रकार से रेडियल डायरेक्शन में त्रिज्या रूप में बाहर फैलेगी। इसका मतलब किसी समय पर यदि आप बिंदुपत देखोगे, लोकस देखोगे, तो वो भी क्या मिलेगा आपको, बेलन मिलेगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन का मतलब ये है कि आपको इस प्रकार से एक बेलन का निर्माण करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रकाश के संचरण की दिशा हो जाएगी, इस प्रकार से त्रिज्य रूप में बाहर फैलेगा। तो ये तो है आपका डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट या प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और ये किसी समय t1 पर आपका है बेलनाकार तरंगाग्र। ये बेलनाकार तरंगाग्र है। यहाँ पर आपको इसमें एरो बना के लिखना है, जो प्रकाश स्रोत है वो कैसा है, ये एक एकल रेखा छिद्र है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि एक स्लिट के रूप में है, या फिर इसको स्लिट। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर सोर्स होगा, ये लीनियर सोर्स लिखते हैं इसको, लीनियर। ये लीनियर सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स यदि आपका अवेलेबल हो तो गोलीय तरंगाग्र बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। लेकिन यदि लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसी कंडीशन में आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, आपका बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो आप इसमें लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश स्रोत एक लीनियर सोर्स के रूप में अवेलेबल रहता है, लीनियर स्रोत के रूप में, ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सरल। लीनियर का मतलब होता है सरल रेखीय। तो सरल रेखा के रूप में, सरल रेखीय स्रोत के रूप में उपस्थित रहता है। तो ऐसी अवस्था में प्रकाश का जो संचरण होता है, या किसी समय पर जो बिंदुओं का बिंदुपत होता है, जो कि समान कला में कंपन कर रहे हैं, वह बेलन के रूप में प्राप्त होता है, बेलनाकार आकृति में प्राप्त होता है, या इसके द्वारा बनने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद में जो तीसरी स्थिति बनती है वो बनती है समतल तरंगाग्र की। तीसरा पॉइंट है वो है लास्ट, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, अब प्लेन तरंगाग्र जो होता है, समतल तरंगाग्र होता है, वो गोलीय और बेलनाकार की ही एक विशेष अवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक नया सोर्स आएगा, नया सोर्स नहीं आएगा। पॉइंट सोर्स ही अवेलेबल रहेगा, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट ही अवेलेबल रहेगा, लेकिन
ये है क्या फिर, समतल तरंगाग्र बनता कैसे है? जब हम गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्र को बहुत दूर देखते हैं स्रोत से, तो हमें ऐसा लगता है कि जो आकृति है वो कैसी है, प्लेन के रूप में है, यानी ये इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ये तो है प्रकाश के आगे बढ़ने की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा आप चित्र बनाएंगे ही, और ये जो है वो है समतल तरंगाग्र। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट क्या है ये बनता कैसे है? देखो, यदि आप एक पॉइंट सोर्स काम में लेते हैं तो गोला बनाएंगे आप, फिर से बड़ा गोला बनाएंगे, फिर से बड़ा गोला बनाएंगे, ऐसी स्थिति आती जाएगी। बहुत दूर जाने पर आप देखो नज़र आ रहा है कि इसकी दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी जो वक्रता है वो लगातार घटती जा रही है। वक्रता एक जाते जाते वक्रता लगभग शून्य हो जाएगी, और बहुत दूर, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी पोजीशन से लगभग, आप अपनी पोजीशन के ऊपर एक पॉइंट सोर्स रखिए, आपके पास स्फीयर बनेगा, वो बिल्कुल उसकी वक्रता ज़्यादा होगी। लेकिन यदि आप उसको 1 किलोमीटर दूर देखना चाहते हैं, रेडियस आप मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाके आप देखेंगे जो स्फीयर आपके पोजीशन से निकलेगा, वो स्फीयर आपको ऐसे लगेगा कि एक प्लेन है, एक समतल है। ठीक है, आपको नज़र नहीं आएगा कि ये एक गोला है। जैसे अर्थ का एग्जाम्पल ले लो, आप सरफेस के ऊपर बैठे रहते हैं तो सरफेस आपको गोली नज़र आती है क्या? नहीं, सरफेस हमें कैसी नज़र आती है? फ्लैट नज़र आती है, समतल। यही स्थिति है समतल तरंगाग्र की। तो ये समतल तरंगाग्र पोजीशन से बहुत दूर होता है, ऐसे ही आप बेलनाकार केंद्र बना सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? समतल तरंगाग्र गोलीय तथा बेलनाकार तरंगाग्र की ही एक विशेष अवस्था होती है, जिसमें जब हम बिंदुवत प्रकाश स्रोत या लीनियर स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर देखते हैं तो हमें गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्र समतल तरंगाग्र के रूप में नज़र आते हैं, समतल के रूप में नज़र आता है। ठीक है, और फिर ये डायग्राम बना देना आप, और इसी के साथ आपका जो तरंगाग्र वाला पार्ट है जिसमें गोलीय है, बेलनाकार है और समतल तरंगाग्र है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे कि हाइगेन के अनुसार जो प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु होता है, उस प्रत्येक बिंदु से, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने अच्छे से एक एक पॉइंट को समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी वेव थ्योरी ऑफ हाइगेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।